भारत और पाकिस्तान में जो तनाव है, इसके मद्देनजर एयर इंडिया ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। तय समय से 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचे यात्री। एयर इंडिया उड़ान से 75 मिनट पहले चेक इन बंद कर देगा। ये एयर इंडिया की तरफ से साफ किया गया है। एयरलाइंस की तरफ से ये नई गाइडलाइंस से जो जारी की गई हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक एयर इंडिया ने यात्रियों को 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने के लिए कहा है। देखिए, अभी तक यात्रियों को 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने के लिए कहा जाता था, लेकिन अब एयर इंडिया की तरफ से जो नई एडवाइजरी जारी की गई है, उसके मुताबिक यात्री तय समय से 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचे और साथ ही उड़ान से 75 मिनट पहले ही चेक इन बंद कर दिया जाएगा। ये भी एयर इंडिया की तरफ से साफ कर दिया गया है। मतलब धीरे धीरे कर हर तरफ से हवाई सुरक्षा, हवाई जो यात्रा है वो सुरक्षित रहे, इसी दिशा में ये अलग अलग एडवाइजरीज जो सामने आ रही हैं। विशाल, बिल्कुल रोमाना, क्योंकि आप देखिए इस वक्त देश में जो माहौल है और जिस तरह की स्थितियां हैं उसको लेकर ये तमाम फैसले लिए जा रहे हैं और टाइम को इसलिए बढ़ाया जा रहा है ताकि प्रॉपर स्क्रीनिंग के तहत ही यात्रियों को एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश कराया जाए, क्योंकि जो चेक इन काउंटर है वहां पर भी समय लगता है और उसके बाद जो सिक्योरिटी चेक इन का एरिया आता है वहां पर भी समय लगता है और अब कुछ और ज़्यादा हाई लेयर की सिक्योरिटी एयरपोर्ट पर की जाएगी और इसीलिए 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने का अनुरोध यहाँ पर तमाम फ्लाइट्स के जो ऑपरेटर हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। और एयर इंडिया ने भी साफ कर दिया कि 75 मिनट पहले चेक इन को बंद कर दिया जाएगा, यानी कि अब लगभग सवा घंटा पहले जब आप पहुंचेंगे वहां पर तो आपको अगर उससे लेट होते हैं तो आपको चेक इन काउंटर बंद मिल सकता है, तो इसलिए 3 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा। बिल्कुल, अंकित गुप्ता का रुख करेंगे। अंकित, अभी तक हम दर्शकों को बता रहे थे कि कैसे पहले दिल्ली एयरपोर्ट, उसके बाद मुंबई एयरपोर्ट, वहां से एडवाइजरी जारी की जाती है और अब तो खुद एयरलाइंस की तरफ से एडवाइजरी जारी की जा रही है। मतलब आप जिस भी एयरपोर्ट से उड़ान भरने की तैयारी कर रहे हो, अपनी फ्लाइट के तय समय से 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचिए। ये एयर इंडिया की तरफ से अपने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। अंकित गुप्ता, बिल्कुल रोमाना, ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इससे पहले अमूमन जो चेक इन काउंटर बंद होता था वो 45 मिनट पहले बंद हो जाता था कि 45 मिनट पहले अगर आपको नहीं पहुंचते तो आपको जो आप चेक इन नहीं कर सकते। लेकिन अब वो वक्त बढ़ा दिया गया है, यानी कि 30 मिनट का और वक्त बढ़ा दिया गया है, सवा घंटे पहले। और इस लिहाज से अगर आपको चेक इन काउंटर पर भी आपको लाइन में लगना पड़ता है, एयरपोर्ट में जब आप दाखिल होते हैं तो सिक्योरिटी चेक होता है, इनिशियल जो आपको बोर्डिंग पास दिखाना होता है, तो उस सब में जो वक्त लगता है। तो इसी वजह से ये जो डायरेक्शन जारी किया गया है कि 3 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा, जिससे कि सिक्योरिटी चेक पार करते हुए जब आप बोर्डिंग के लिए पहुंचे या चेक इन के लिए पहुंचे तो उस दौरान ऐसा ना हो कि काउंटर बंद हो चुका हो। और उसके बाद ही नहीं, उसके बाद में जो सिक्योरिटी चेक होता है वहां पर भी जो है, क्योंकि सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, सिक्योरिटी चेक और ज्यादा सख्त होगा, लिहाजा उसमें भी थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा। लिहाजा इन तमाम पहलुओं को देखते हुए ही ये जो है फैसला लिया गया है। और सिर्फ एयर इंडिया नहीं रोमाना, हम सुबह से हमने दिल्ली एयरपोर्ट का बताया, हमने मुंबई एयरपोर्ट का बताया, अलग अलग एयरलाइंस का बताया और अब ये लेटेस्ट जो जानकारी आई है ये एयर इंडिया की आई है। लेकिन मकसद साफ है कि किसी भी सूरत में जो यात्री हवाई यात्रा कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि उनका जो है यात्रा जो है छूट जाए या वो यात्रा ना कर पाए। इसी वजह से एहतियातन उनसे कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट पर आप अमूमन अगर 1.5 घंटे पहले पहुंचते थे तो अब कम से कम 1.5 घंटा बफर टाइम लेकर के चलिए, यानी कि 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पर दाखिल होइए। ठीक है, मैं जरा सा ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर का रुख करूंगी। देवनाथ सर, आप मेरे दर्शकों को ये बताइए कि वो जितने संवेदनशील इलाके हैं, बॉर्डर से लगते हुए जो हमारे राज्य हैं, वहाँ पर जितने एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ तो पहले ही फिलहाल जो सिविलियन फ्लाइट्स हैं वो बंद कर दी गई हैं। 10 मई तक वो तो वैसे ही सिविलियन फ्लाइट्स के लिए ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब ये धीरे धीरे कर मुंबई एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट से पहले खबरें निकल कर आई, उसके बाद एयरलाइंस की तरफ से खबरें निकल कर आ रही हैं। अब ये एयर इंडिया, उसकी तरफ से भी कह दिया गया है कि साहब आप तय समय से 3 घंटे पहले जो है वो एयरपोर्ट पर पहुंचिए। ये क्यों ज़रूरी हो जाता है सर? हाँ रोमाना, ये इंस्ट्रक्शंस इनका ओरिजिन होगा सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, नागरिक उड्डयन मंत्रालय से ऐसे ऑर्डर आएंगे। भारत में डीजीसीए और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ऐसे एस्पेक्ट्स को डील करती है। होता यह है कि जब आप किसी एयरपोर्ट में पहुंचते हैं तो जाहिर बात है अब से थोड़ा भीड़ भाड़ भी ज़्यादा होगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी तादाद में ये फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। तो जब फ़्लाइट्स उड़ती हैं तो एकदम बहुत भीड़ हो जाती है। एक और चीज़ क्या है कि नॉर्मल टाइम पर जब आप जाते हैं तो आपकी बगेज चेकिंग जो है
समझिए एक्सरे चेकिंग होती है, उसके बाद एट रैंडम वो हर 10 में से या 20 में से एक बैगेज को बोलते थे कि खोल के दिखाइए। लेकिन क्योंकि अब एडिशनल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स आ गए हैं तो हो सकता है किसी भी बैगेज पर CISF के जो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ होते हैं, किसी भी बैगेज पर थोड़ा सा शक होने पर ही वो बोलेंगे बैगेज खोल के दिखाइए। यानी पहले अगर हम 100 को एक्सरे चेक करके उसमें से मात्र 5 या 10 को बैगेज खोल करके चेक कराते थे, अब हो सकता है कि 100 को एक्सरे चेक करने के बाद हम 20 को बैगेज खोल कर चेक करा। तो ये प्रोसेस मैनुअली करना पड़ता है, बहुत लेबोरियस होता है, टाइम टेकिंग, टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसके अलावा क्या होता था कि पहले हम देख लेते थे, अच्छा वाटर बॉटल है, इसके अंदर एक लिक्विड है, पी के जाओ, दिखाओ, चले जाओ। लेकिन अब जो है, जो गाइडलाइंस होंगी वो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगी, समय लगेगा। तो इसीलिए थोड़ा पहले, थोड़ा जल्दी से पैसेंजर्स को बुलाया जा रहा है। सिक्योरिटी चेक इन जो है ऐसे टाइम में बहुत ही बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। आप सोचिए ऐसे माहौल में जो कि अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हो रहा है, अगर एक जहाज कहीं से कुछ भी हो गया, हाँ, ये इसी पर मैं आना चाह रही थी सर, मैं इसी पर आना चाह रही, मतलब ये एक थ्रेट है, ये एक थ्रेट है, इस आशंका को नकारा नहीं जा सकता। एग्जैक्टली, क्योंकि ऐसे माहौल में जब हमारी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन्स जो हैं बहुत ही वेस्ट हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, वो नहीं चाहती कि एक मक्खी भी अंदर आ जाए। ऐसे माहौल में अगर हमारा एक जहाज, प्रोबेबिलिटी जो है 1 in 7 सिग्मा 6 सिग्मा है, लाखों में एक प्रोबेबिलिटी है। लेकिन एक जहाज भी अगर हाईजैक हो गया या उसमें ऐसी खबर आ गई कि बॉम्ब या कोई अवांछनीय तत्व मिल गया उसके अंदर, तो देखिए पूरा सारे गवर्नमेंट के जितने मंत्रालय हैं, टॉप लेवल मिनिस्टर्स तक पूरा ध्यान उस तरफ चला जाएगा, बजाय उधर उलझ कर रह जाएंगे, बजाय कि युद्ध का प्रिपरेशन। तो नोबडी वांट्स टू टेक ए चांस। मैं एक ड्रामेटिक सीन दे देता हूं कि ऐसे माहौल में अगर एक जहाज को, हमारे यहाँ भारत में 2-3 हाईजैक हो चुके हैं, एक हाईजैक होकर अगर वो चला गया किसी डेस्टिनेशन में, ऐसे एयरपोर्ट पे लैंड हो गया, फोर्स किया गया जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसके बाद तो अभी जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये एस्केलेटरी लैडर है, ये तो एकदम उल्टी डायरेक्शन में चला जाएगा। जी, ये इम्पॉर्टेंट बात आपने बताई है सर, और यही मैं चाह रही थी कि दर्शक जाने, और जो भी हमारे दर्शक हैं जो यात्रा करने का सोच रहे हैं, हवाई यात्रा की जिनकी पहले से प्लानिंग है, वो प्लीज़ इन नियमों को फॉलो कीजिए। ये सारे नियम, ये एडवाइजरीज जो हैं वो आपकी सुरक्षा के लिए ही जारी किए जा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति बनी है, गुजरात में 15 मई तक आतिशबाजी, ड्रोन चलाने की अनुमति नहीं। ये बड़ी खबर है। गुजरात सरकार ने लोगों से सहयोग करने की अपील की है। 15 मई तक के लिए ये पाबंदी गुजरात ने लगाई है। गुजरात सरकार ने गुजरात में 15 मई तक आतिशबाजी करने या ड्रोन चलाने पर फिलहाल पाबंदी लगा दी है। विशाल, बिल्कुल, देखिए, और इसकी जानकारी खुद गुजरात की गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने दी है। उन्होंने गुजरात की जनता से सहयोग करने की अपील की है। किसी भी फंक्शन में, किसी भी कार्यक्रम में 15 मई तक आतिशबाजी और ड्रोन को प्रतिबंध किया गया है। और यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि जो मौजूदा हालात है भारत पाकिस्तान के बीच, जो तनाव की स्थिति है, उसके चलते यह फैसला लिया गया है कि आतिशबाजी और ड्रोन पर पूरी तरह से पाबंदी 15 मई तक गुजरात में लगा दी गई है। और इसकी जानकारी गुजरात की गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने दी है। रोमाना, बिल्कुल, गुजरात की अगर बात की जाए तो बिल्कुल सीमावर्ती ये भी राज्य लगता है, और यहाँ पर भी हमने देखा कैसे वो 7 और 8 मई की रात थी जब यहाँ भुज के अंदर सैन्य ठिकाना ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, पाकिस्तान की तरफ से इसको भी निशाने पर लेने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय सेना की मुस्तैदी ने पाकिस्तान के इस मंसूबे पर पानी फेर दिया। सर जी हाँ, देखिए, पाकिस्तान हमेशा कोशिश करेगा कि ऐसे मौके पे भारत में कंफ्यूजन ज़्यादा फैलाया जाए, लोगों में अफरा तफरी फैल जाए। तो मेरे ख्याल से गुजरात गवर्नमेंट का जो ये ऑर्डर है तारीफ़ काबिल है, और शायद सीमावर्ती इलाकों में जो बाकी जो स्टेट्स हैं, पंजाब है, JNK है, राजस्थान है, उनको भी इसको लागू करना चाहिए। हाँ। इसके रिपरकशन बताता हूँ। आप सोशल मीडिया खोलिए, व्हाट्सअप, इंस्टा, सब जगह पे फ्लड है, यहाँ धमाका, वहाँ धमाका, अफरा तफरी। तो ऐसे चीज़ों को, उससे होता है कि लोग पैनिक में आ जाते हैं, इधर उधर जाना शुरू कर देते हैं, दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो उसको रोकना है। एक और चीज, बिल्कुल पैनिक रोकना है। आप जो बात कह रहे हैं सर, क्योंकि यहाँ पर आतिशबाजी, तो मतलब वो आतिशबाजी कोई कर रहा है, शौकिया ही कर रहा है, और उससे लोगों में डर और दहशत फैल रहा है कि एक और चीज है रोमाना, देखिए अभी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट पे हैं, हमारे पैरामिलिट्री के जवान वेपन लेके गलियों में घूम रहे हैं। सारी स्टेट पुलिस के जो जवान हैं उन्होंने अपनी
क्विक रिएक्शन टीम और SITs को डिप्लॉय किया हुआ है, सबके हाथ में गन है। ऐसे में कहीं पे भी अगर धमाका पटाखाबाजी होती है तो हो सकता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का ध्यान भी भटक जाए या गलत इनपुट लेके गलत फायर खुल जाए। सर, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे ना कि बाकी जो सरहदी सूबे हैं वहां पर भी इस तरीके की एहतियात बरतनी चाहिए, लीजिए वो खबर आ गई है सर, राजस्थान से खबर आ गई है। राजस्थान के जैसलमेर में भी आतिशबाजी को लेकर बैन, ये फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। यहां भी पटाखों की दुकानों को भी बंद करने के निर्देश राजस्थान के जैसलमेर में दिए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो राजस्थान में भी जैसलमेर में आतिशबाजी पर बैन, जैसलमेर में पटाखों की दुकानें बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ। देखिए, जैसलमेर एकदम सामने है। अगर हम सबने लोंगेवाला वाला पिक्चर देखा है, बॉर्डर वहीं पर है। हाँ, और जैसलमेर जैसी जगह में अगर रात को पटाखे फटने शुरू हो गए तो शायद अफवाहें ऐसे फैलेगी, हमला हो गया, ड्रोन अटैक हो गया, मिसाइल अटैक हो गया। और इसके साथ क्या है, सिविल डिफेंस के कार्यकर्ता भी वहां पे भ्रमित होकर इधर उधर अफरा तफरी में दौड़ेंगे, एम्बुलेंसें चल पड़ेंगी, बॉम्ब डिस्पोजल कंपनी चल पड़ेंगी कि शायद धमाका हो गया है। इसी तरह से हमारी जो वहां पर BSF है या पुलिस का जो तंत्र है वो भी अपनी कार्रवाइयां शुरू कर देंगी। उनका ध्यान असल बॉर्डर डिफेंस से भ्रमित हो जाएगा। तो जैसलमेर में ऐसा अगर किया गया है तो राजस्थान के दूसरे जो बॉर्डर के गांव हैं, श्री मोहनगढ़ है, नाचना है, शिव है, सब जगह पे ऐसा करना चाहिए। मैं खुद वहां पर पोस्टेड था, तो वहां पर तो अगर कहीं पटाखे बज रहे हैं। जी जी जी, देखिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त एक और खास मेहमान आ गए हैं। हमारे साथ विंग कमांडर रिटायर्ड SK शर्मा जी मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। मैं आपसे समझना चाह रही हूँ सर कि ये अब हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं कि जो वो राज्य हैं बॉर्डर जिनका लग रहा है पाकिस्तान के साथ, वहां पर आतिशबाजी पर रोक, ड्रोन उड़ाने पर रोक, ये तमाम जो खबरें सामने आ रही हैं सर, ये क्या संकेत क्या दे रही हैं? क्या यहाँ से तनाव जो है वो बढ़ रहा है, कुछ एस्केलेशन पाकिस्तान के साथ और ज्यादा बढ़ने वाला है, इसीलिए तमाम एहतियात जो बढ़ती जा रही है? थैंक यू रोमाना जी, जय हिंद। देखिए, आजकल वॉर का एक पैटर्न बदल गया है। पुराने ज़माने में सीधा सीधा वॉर होता था, हम टैंक लेके घुस गए, हमने जहाज़ भेज दिए, कुछ उन्होंने भेज दिए, ऊपर लड़े नीचे लड़े। लेकिन आपने देखा होगा पिछले हफ्ते भर से हमारा स्टाइल और पैटर्न बिल्कुल बदल गया है टेक्नोलॉजी की वजह से। अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया हो गई है और कॉर्पोरेट से हमने बहुत अच्छी चीज़ सीखी है कि वर्क फ्रॉम होम, अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से ऑपरेट करिए और आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर तक प्रिसिजन अम्यूनिशन का यूज़ करिए और सटीक अड्डे जो भी आप उड़ाना चाहते हैं उड़ा दीजिए। अंदर जाने की ज़रूरत क्या है? अब ड्रोन्स का ज़माना है, मिसाइल्स का ज़माना है। मिसाइल्स और ड्रोन्स जब आते हैं तो वो इकट्ठे आते हैं, 1 2 3 4 नहीं, ऐसे 50-50 100 आते हैं। सिस्टम्स हमारे पास भी हैं और बड़े अच्छे और रिलायबल सिस्टम्स हैं, लेकिन कभी कभी ड्रोन्स भी ऊपर ही फट जाते हैं। तो लोगों में ये अफरा तफरी मच जाती है कि भाई बम आ गया, और जैसे ही अफरा तफरी मची सारा खेल बिगड़ जाता है, मोराल बहुत लो हो जाता है लोगों का और अफवाहें बहुत जल्दी फैलती हैं। तो नीचे से कुछ ऐसी घटनाएं ना हो, उसको प्रिवेंट किया जाए। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स भी अब हर जगह फैल गई हैं और वो सबको समझा रही हैं, बता रही हैं, सिखा रही हैं। उनकी बटालियंस, आज ही मैं एक प्रोग्राम करके आया हूँ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का, उनकी बटालियंस ऑलरेडी पहुँच गई हैं काफ़ी एरियाज में जी, और ये सबको ये बता रही हैं कि बेसिक्स ठीक रखिए अपनी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये दरअसल हमारी प्रिपेयर्डनेस दिखा रहा है, Absolutely. हम कितने प्रिपेयर्ड हैं और हमको ये पता है कि जंग अगर लड़ी जाएगी तो वो किस स्तर पर लड़ी जाएगी और किस तरीके से जीती जाएगी, इसीलिए वी हैव नेल्ड इट, और वहीं पर हम सारा अपना फोकस रखे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप दूर कर देते हैं और लोग ये सीख जाते हैं कि अफवाहों पे विश्वास न किया जाए। इतनी बढ़िया यूनिवर्सिटी चल रही है आज, व्हाट्सएप पर ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो अभी हुई नहीं है लेकिन बहुत जल्दी होंगी। जैसे किसी ने बोल दिया मुनीर को पकड़ लिया गया है, उसने समर्पण कर दिया गया है, एक नया जनरल आ गया है, उसने रिवोल्ट कर दिया है। अभी कुछ नहीं हुआ है ऐसा, लेकिन ये होगा, अल्टीमेटली यही होगा।
उनकी जनता खुद उनसे त्रस्त हो जाएगी और खड़ी हो जाएगी उनके खिलाफ कि ये क्या, किस हाल में हमारे देश सही को बात लाते है। और हम हैं। हिंदुस्तानियों की जो मन की मुराद है वो ये पूरी हो होगी, जाएगी पूरी अपने होगी। आप। तश्तरी में आएगा पीओके हमारे पास। पीओ के तश्तरी में आएगा खुद हमारे पास, और पाकिस्तान जो है वो खंड खंड होगा, नामो निशान पाकिस्तान का बचेगा नहीं। ये वो मंशा है हम हिंदुस्तानियों की जो यकीनन पूरी होगी। इसी दिशा में पाकिस्तान फिलहाल आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और हिंदुस्तान पूरी तरीके से तैयार, पूरी तरीके से मुस्तैद। किसी भी तरीके का कोलैटरल डैमेज वो भी हमें ना हो, उससे बचने के लिए भी हमने तैयारी अपनी पूरी की। तो भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंक के जो अड्डे थे उनको तहस नहस किया। इसके बाद से पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है। पिछली 2 रात से हम देख रहे हैं पाकिस्तान का बस नहीं चल रहा। पाकिस्तान की कोशिश पहले हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की होती है, जिसे भारतीय सेना मुस्तैदी से नेस्तो नाबूद करती है। पिछली रात हमने देखा पाकिस्तान की तरफ से अपने यहां से ड्रोन उड़ाए गए, हमारे यहां के जो सिविलियन एरियाज हैं वहां पर नुकसान पहुंचाने की पाकिस्तान की मंशा, और हमने पाकिस्तान की इस मंशा को भी बीती रात मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। भारत की तरफ से साफ किया गया है कि हम इस पूरे क्षेत्र में किसी तरीके के तनाव को बढ़ाना नहीं चाहते। हमारे प्रधानमंत्री पहले ही दुनिया को यह संदेश दे चुके हैं कि यह समय युद्ध का नहीं है। देखिए, भारत जो है हमेशा से शांति का पैरोकार रहा है, लेकिन साथ ही साथ भारत की नीति बिल्कुल साफ है। आतंकवाद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आतंकवाद का नासूर है जो हमें मिटाना है। आतंकवाद पर हमने पाकिस्तान में घुसकर वार किया और उसका सफाया किया, लेकिन अब यहां से आगे क्या? पाकिस्तान तो बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान की तरफ से तो रोज कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन उन कोशिशों से हो सिर्फ इतना रहा है, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, कि खुद पाकिस्तान की जो कमजोरी है वो दुनिया के सामने आ रही है कि ना तो ये अपना बचाव कर पाए। देखो कैसे भारत ने घुसकर और इनके आतंकवाद के ढांचे खत्म कर दिए, और ये रोज जो एक रात में ऑफेंसिव की कोशिश करते हैं उसमें भी इनको मुंह की खानी पड़ती है। रोमाना, पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन बोला तो उनकी आर्मी और ISI की अभी बड़ी बुरी हालत है। वो बेचारे ना खा पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं। मैं पठानकोट में इस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने जो भारत को चैलेंज फेंका है, उन्होंने भारत को जो चैलेंज फेंका है, इसके बाद वो समझिए उनके मैं जरा सा आपको रोकूं, एक बस आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। ये तस्वीर दर्शकों को लग रहा होगा ये मैं क्या तस्वीर दिखा रही हूँ। ये नीले रंग का एक गोला सा उपकरण जो आप रखे हुए देख रहे हैं, और ये लीजिए, ये दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा को भी आप देख रहे हैं। दरअसल दिल्ली में आज दोपहर 3 बजे से, और इस वक्त समय जो है वो 3:21 हो रहा है, 3 बजे से ये टेस्टिंग होनी है। ये एयर रेड सायरन्स की टेस्टिंग दिल्ली में की जा रही है। इसको लेकर मैंने आज दिन में पहले ही खबर दी थी कि दिल्ली वालों, अगर आपको सायरन की आवाज सुनाई दे तो डरिएगा मत, घबराइएगा मत। ये सिर्फ और सिर्फ सायरन्स की टेस्टिंग हो रही है। मतलब ये हमारी अपनी तैयारी है जिसको हम जांच रहे हैं, परख रहे हैं, और इस वक्त दिल्ली में इस तरीके के सायरन जो है वो गूंजते हुए सुनाई दे रहे होंगे लोगों को। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये किसी हमले का इस वक्त अलार्म नहीं बज रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान अपनी तैयारी जांच रहा है। देश की राजधानी है दिल्ली, देश का दिल है राजधानी दिल्ली, देश की साख है राजधानी दिल्ली, और उस राजधानी दिल्ली को हर तरीके के खतरे से बचाने के लिए और अपनी तैयारी पूरी रखने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक टेस्टिंग है इस वक्त जो सायरन की दिल्ली में की जा रही है। और दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा को आप देख रहे हैं खुद अपनी निगरानी में ये सायरन की टेस्टिंग करवाते हुए। दिल्ली में इस वक्त अलग अलग जगहों पर इसी तरीके से सायरन्स बज रहे हैं, उनकी टेस्टिंग की जा रही है। आइए सर अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ रोमाना, अभी क्या हो रहा है, पाकिस्तान की मैं बहुत ही दयनीय स्थिति है, और उनके जो हुक्मरान हैं उनको समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने जो निगलने की कोशिश की उससे कैसे बाहर निकलें। हो ये रहा है कि अगर वो कोई भी ऐसा कदम लेते हैं जिनको कि उनकी आम आवाम सोचती है कि हमारी सरकार डर गई हिंदुस्तान से, या उनके जो आम लोग हैं, वोटर्स हैं, अगर वो खासतौर से PTI वाले तो इस अपॉर्चुनिटी के लिए बैठे हैं कि अगर उनको लगे कि शहबाज शरीफ की सरकार ने एक कदम पीछे ले लिया तो फिर वो अपनी सरकार को छोड़ेंगे नहीं। हमने देखा है वो तो कल भी हमने देखा था किस तरीके से इमरान खान की पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं, उसके कार्यकर्ता सड़क पर उतर रहे थे लाहौर में। फिलहाल जरा ये तस्वीरें भी दिखाना जरूरी हो जाती हैं। राजधानी दिल्ली से ये तस्वीरें आ रही हैं जहां पर खुद दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा जो है वो सड़क पर उतरे हुए हैं, और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो एयर रेड सायरन होता है उसकी टेस्टिंग की जा रही है। और ये एयर रेड सायरन की टेस्टिंग क्यों जरूरी है, क्या कहा जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से, सुना देते हैं आपको। में ऊंची बिल्डिंगों में लगने शुरू होंगे।
और ऐसे आपातकाल की स्थिति में हम इसको चलाएंगे और ये एक ही कमांड सेंटर से हम इसको चला सकते हैं। अगर हमें किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का चलाना है, पर्टिकुलर एरिया का चलाना है या पूरे दिल्ली का चलाना है तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। 5 मिनट के करीब में ये सायरन बजा करेगा कोई भी ऐसी स्थिति आती है और ये सायरन हमारे कमांड सेंटर से जीएसएम पे, एचएफ पर और ब्लैकआउट की स्थिति में भी हम इसको काम में लेके आ पाएंगे। प्रवीण जी, क्या इसके लिए कोई मुख्यालय होगा या आप लोग खुद इसको मॉनिटर करेंगे? कैसे इसको ऑपरेट किया जाएगा? ये पूरा कंट्रोल होगा नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंडर में होगा और ये क्योंकि पीडब्ल्यूडी की हाई राइज बिल्डिंग है इसलिए आज यहाँ पर लगाया गया है। आज से रात से ही 40-50 की संख्या में और भी लगेंगे। कब तक लग जाएंगे सर? 1-2 दिन में सभी सायरन लगेंगे। पूरी दिल्ली को क्या संदेश देंगे सर? पूरे अलर्ट को लेकर कितनी तैयारी है दिल्ली सरकार की? दिल्ली सरकार कितनी तैयार? पूरे दिल्ली को इससे कवर करेंगे और दिल्ली सरकार की, भारत सरकार की जो भी भारत सरकार की तरफ से जो भी निर्देश आएंगे दिल्ली सरकार उसके लिए एकदम तैयार है। हमारी पुलिस, हमारे जवान सभी तैयार हैं। ठीक है। तो आप दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश शर्मा को सुन रहे थे जो बता रहे हैं किस तरीके की मुस्तैदी यहाँ पर की जा रही है। दिल्ली में अलग अलग जगह पर इसी तरीके के जो सायरन्स हैं वो लगाए जाएंगे। दिल्ली के हर जिले में ये सायरन्स लगाए जाएंगे। 5 मिनट तक जो सायरन बजेंगे, किसी भी आपात स्थिति में ब्लैकआउट अगर करने की नौबत आएगी तब भी इस तरीके के सायरन्स बजाकर लोगों को आगाह किया जाएगा। मुझे लगता है ज़रा जल्दी से ये जो दिल्ली के अंदर तैयारी की जा रही है, एयर रेड सायरन्स की आज तो टेस्टिंग हो रही है, ये क्यों ज़रूरी है दर्शकों को बताइए विंग कमांडर एस.के. शर्मा सर। या 4-5 मुख्य चीज़ें याद रखें जी। और इमीडिएटली ये एक्शंस लें जब भी ऐसे सायरन बजे। ये जब सायरन बजेगा तो ये जनरली एक एयर रेड सायरन होता है और एयर रेड सायरन एकदम सपाट नहीं होता, ये वेवरिंग ट्यून में होता है। इस तरह का होगा। जब ये सायरन बजे इंस्टेंटली आप घरों के अंदर आएं। पहले तो बताइए इस सायरन के बजने का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि आसपास कुछ खतरा है, कुछ एयर रेड होने वाला है और ये एक अलर्ट है लोगों के लिए कि आप सावधान हो जाएं। अब सावधानी क्या बरतें? अब जो घर के अंदर हैं तुरंत खिड़कियों से दूर एक डकिंग पोजीशन लेकर कुर्सी, टेबल के नीचे पोजीशन ले लें। खिड़कियों के पास क्यों ना रहें, क्योंकि जब जहाज आते हैं इतनी तेज़ी से आते हैं कि इतना कंपन होता है बिल्डिंगों में कि वो कांच टूट जाते हैं और कांच आपके ऊपर आकर लगते हैं। तो खिड़कियों से झांकने की कोशिश ना करें। ब्लैकआउट अगर हो रहा है तो पूरे लाइट्स को ऑफ कर दें। घर में कैंडल हो तो उसको जलाएं, लेकिन पर्दे पूरे डार्क पर्दे लेकर घरों को बंद कर दें। बड़े बुजुर्गों को स्पेशली ध्यान दें और उनके पास कोई अटेंडेंट रहे कि अगर कुछ होता है तो उनको तुरंत मदद की जा सके। 2-4 चीज़ें और करें कि अफवाहें ऐसे समय में बहुत जल्दी फैलती हैं। सायरन बज गया, धमाका होने वाला है, कुछ हो गया, एंड फटाफट सबसे पहले फ़ोन लेके घुमाने लगते हैं सबको। हमारे कॉलोनी में तो बम फटने वाला है। बिल्कुल न करें ये बिल्कुल ना करें। सिर्फ जब गवर्नमेंट वेरीफाइड इंफॉर्मेशन आपके पास आती है कि इस जगह ये हुआ, विश्वास तभी करें, क्योंकि इसका बहुत फ़ायदा उठाती है आपकी दुश्मन सरकार इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में। और मोराल लोगों का अगर पस्त हो गया तो देश का मोराल पस्त हो गया। तो इससे बचें। किसी भी अननेसेसरी वीडियोस या इस तरह के वीडियोस जब आपके पास आते हैं उनको फॉरवर्ड ना करें। तीसरा काम, आप अपने आप पे अंकुश रखें। ये नहीं हुआ कि बाहर से खिड़की से जाके आपने रिकॉर्डिंग करने लगे, फ़ोटो लेने लगे, सेल्फीज लेने लगे, कुछ ऊपर से जा रहा है। इससे बचें। और ये अफवाह आपकी सबसे ज़्यादा मजबूत होगी क्योंकि आपने खुद रिकॉर्ड की है, जबकि हुआ कुछ नहीं है, लेकिन आपने रिकॉर्ड करके डाल दिया कि हमारे ऊपर कुछ आवाज़ें आ रही हैं
और आपकी पूरी कॉलोनी में कोहराम मच गया। तो इससे बचें, ये काम 4-5 जरूर करें। बिल्कुल। और आजकल वो जो खासतौर से जो नई पीढ़ी है उसको वो जो रील बनाने के चस्के है ना, FOMO। मतलब वो जो रील बनाने की अपनी आदत है या उससे लत है, उसे कुछ समय के लिए राष्ट्र की सुरक्षा के मद्देनजर जरा सा तिलांजलि दीजिए और जरा एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज निभाइए। इस बीच मुझे लगता है अब से कुछ ही देर का इंतजार बाकी है। 3:30 बज रहा है। 2 घंटे के बाद 5:30 बजे का शाम में वो वक्त होगा जब एक बार फिर विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय की तरफ से वही संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। और आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिहाज से महत्वपूर्ण रहने वाली है, जरा समझते हैं हम देवनाथ सर से। जी हाँ, विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वहाँ पर विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं या विक्रम मिस्त्री हमारे सेक्रेटरी हैं, वो शायद खुद ही आके बयान देंगे और समझाएंगे कि अब तक भारत ने दुनिया के जो दूसरे देश हैं, पश्चिमी देशों के साथ, ग्लोबल साउथ के देशों के साथ किस तरह का व्यवहार किया, किस तरह से हमने उनको समझाया। विदेश नीति के तहत ये बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है श्री एस जयशंकर जी का कि जितने मुस्लिम देश हैं, खासतौर से अरब कंट्रीज़ हैं, OIC के जो मेंबर्स हैं, अरब लीग के जो मेंबर्स हैं, पर्शियन गल्फ के जो जितने कंट्रीज़ हैं, यहाँ भारत के प्रति एक पॉजिटिव मैसेज जाए कि भारत जो है पाकिस्तान पर हमला नहीं कर रहा, हम सिर्फ आतंकवाद पर हमला करते हैं। वैसे मैं दर्शकों को बता दूं कि किसी भी युद्ध में हम सोचते हैं कि फ़ौज लड़ती है, शायद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लड़ती है, लेकिन मैं बता दूं निराश मत होइए। हर युद्ध के बाद जब युद्ध का समाधान होता है तो विदेश मंत्रालय ही उसका समाधान करता है। फौज सिर्फ माहौल बनाती है जिसमें कि दुश्मन बातचीत करने के लिए तैयार हो जाए। 1965 का ज़माना अगर हम याद रखें, युद्ध ख़त्म हुआ, हम ताशकंद में गए, शास्त्री जी ताशकंद में गए, वो पूरा का पूरा विदेश मंत्रालय का ही डोमेन है, वहाँ पे MOD का कोई काम नहीं है। 1971 का युद्ध ख़त्म हुआ, शिमला समझौता हुआ, फौज ने, फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने सिर्फ माहौल तैयार किया कि पाकिस्तान थोड़ा नरम पड़ जाए। फौज जो है वो आपको एडवांटेज दिलाती है। शिमला समझौता पूरी तरह से विदेश मंत्रालय का शो पीस था। सही। तो अभी भी वही होना है। हम जो दबाव डाल रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, थोड़ा ज़्यादा, फिर देखना एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा, वातावरण क्रिएट हो जाएगा जिसमें जो पूरा ओनस है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से विदेश मंत्रालय को चला जाएगा। तो उस तरह की ब्रीफिंग की जाएगी जितने इम्पोर्टेंट डेजिग्नेशन है दूसरे मंत्रालय को। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। और देखिए आज नज़र बनी रहेगी कि आज जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरीके की जानकारियां साझा की जाती हैं, क्योंकि इससे पहले पिछले 2 दिन लगातार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो पहले दिन तो वो ऑपरेशन सिंदूर और किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए वो 9 आतंकवाद के अड्डे जिनको टारगेट करके नेस्तो नाबूद किया गया, इसकी जानकारी देश के साथ साझा की गई। उसके बाद अगले दिन ये बताया गया कि कैसे पाकिस्तान ने भारत के जो सैन्य ठिकाने थे वहां पर जब निशाना साधने की कोशिश की तो वहां पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और साथ ही साथ दुनिया को यह भी बताया जाएगा कि कैसे भारत जो है वो सिर्फ या तो आतंकवाद के अड्डों पर भारत ने वार किया या फिर अपने बचाव में भारत की तरफ से रिस्पॉन्सिव एक्शन लिया गया है, वो भी जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से और प्रोपोर्शनेट अंदाज में, मतलब अनुपातिक तरीके से ही भारत जवाब दे रहा है। जबकि पाकिस्तान की तरफ से तो एक तरीके से ये युद्ध वाले कदम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं, जैसे पाकिस्तान बिना सोचे समझे कभी हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश करता है, कभी हमारे सिविलियन एरियाज को निशाना बनाने की कोशिश करता है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अमृतसर में पाकिस्तान का मिसाइल और उस मिसाइल का मलबा जिसे डिफ्यूज किया गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अमृतसर में पाकिस्तान की मिसाइल का मलबा डिफ्यूज किया गया है, ये जानकारी सामने आ रही है। देखिए इस इलाके में कल पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें करने की कोशिश की जा रही थी, जिनको मार गिराने का काम भारतीय सेना की तरफ से किया जा रहा था। और ऐसे में यहाँ पाकिस्तान की मिसाइल का मलबा था और उसको जब डिफ्यूज किया गया उस वक्त का ये धमाका आपके सामने है। पाकिस्तान ने वैसे तो हद पार कर दी है, मतलब LOC पर सीज़फायर उल्लंघन एक अलग बात होती है, लेकिन जिस तरीके से इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से यहाँ ये कोशिशें की जा रही हैं नापाक मंसूबों को अंजाम देने की, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया गया है। अंधेरे का फायदा उठाकर रात के वक्त पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर जो मिसाइल दागने की कोशिश की गई, जिसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही
नेस्तो नाबूद कर दिया। उसका कुछ हिस्सा जो जमीन पर आकर गिरा था और वो जो कुछ हिस्सा बाकी रह गया था उसे आज अमृतसर में जिस वक्त डिफ्यूज किया गया उस वक्त की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। विंग कमांडर एसके शर्मा का मैं रुख करूंगी और उनसे जरा समझते हैं। वैसे तो पाकिस्तान जो है वो भारत का बाल भी बाका नहीं कर पा रहा है और उसके बाद ये जो तस्वीरें सामने निकल कर आती है, मतलब जो मलबा वहां पर रह गया है गलती से, वो मलबा भी पूरी एहतियात के साथ उसको भी डिफ्यूज किया जा रहा है, उसको भी नेस्तो नाबूद किया जा रहा है ताकि गलती से भी जो हमारे सिविलियंस हैं उन्हें किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचे सके। हाँ, ये बात भी ध्यान रखने की है और लोगों को ये जानने की है कि इस तरह के छुटपुट कुछ अवशेष आपको जहां मिले हाथ ना लगाएं, बच्चों को उन तक ना पहुंचने दें। ऐसी कोई भी संदिग्ध चीज़ दिखती है तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें या अगर आपके पास बॉम्ब डिस्पोजल वालों का नंबर है तो उनको इत्तला करें। खुद एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश ना करें, उसका एक पिक्चर बना के सेल्फी लेने की कोशिश ना करें, इनसे दूर रहें। दूसरा, जब हम सायरन की बात कर रहे थे तो एक तो वेलिंग सायरन होता है जो कि बजेगा और आपको बताएगा कि मुसीबत में है, कुछ खतरा है। उसके बाद जब पूरी शांति हो जाएगी तब सरकार फिर आपको एक जानकारी देगी, एक सिंपल नॉर्मल टोन वाली सायरन से कि अब खतरा ख़त्म हो गया। 30 सेकंड का सायरन बजेगा, प्लेन नॉर्मल रूटीन, अब आप रिलैक्स हो सकते हैं। आप रिलैक्स हो सकते हैं। दूसरी चीज़, एक तो इंडिया के लिए वॉर एक मजबूरी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त। उनको चाहिए भीख और वो भीख पर ज़िंदा हैं, कई सालों से ज़िंदा हैं और आगे भी अगर ज़िंदा रहे बड़ा मुश्किल है इस बार उनका ज़िंदा रह पाना। तो उनके पास उनको एक बहाना चाहिए कि हमारे पास तो देखो इतना अटैक हो गया, इतना वॉर हो गया। मुझे एक बात बताइए आप, ये आईएमएफ के सामने आज पाकिस्तान को जाना है और आईएमएफ को आज पाकिस्तान को लेकर फैसला लेना है। ये जो अभी स्थिति बन रही है तो क्या मतलब इस स्थिति में ये एडवांटेज पाकिस्तान होगा? चाहते हैं कि ये एडवांटेज मिले। देखो हम कितने गरीब हैं, देखो इंडिया ने हमारा कितना नाश कर दिया, हमारी तो इकॉनमी बिगड़ गई, हम तो जनता को खिलाने के लिए कुछ नहीं है। पैसा मिलता है उन्हें, वहां पर भी इस तरीके का प्रोपेगेंडा करने की कोशिश। हाँ, वहाँ यही प्रोपेगेंडा करना है, यही लेके इसी वजह से ये एक वजह हो सकती है कि पिछले 2 रातों से पाकिस्तान इतना एस्केलेट इस पूरे मामले को करने में लगा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर जो आपने रखा है यहाँ पर। लेकिन कैसे पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा का आईएमएफ में भारत की तरफ से भंडाफोड़ होगा, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। पाकिस्तान में जो सेना और आतंकवादियों का गठजोड़ है, वो जो हैंड एंड ग्लव वाला मामला है उनका, वो एक बार फिर से दिखा है। दरअसल खैबर पख्तूनख्वा वाला इलाका है पाकिस्तान का और यहां पर जैश और अल बद्र की साझा रैली हुई है। इस रैली में जैश के कई आतंकवादी शामिल हुए हैं। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। जो वीडियो सामने आ रहा है ये खैबर पख्तूनख्वा इलाके का है। यहां जैश और अल बद्र की साझा रैली, और ये वीडियो आज 9 मई तारीख है। ये वीडियो जो है वो 2 दिन पुराना 7 मई का वीडियो बताया जा रहा है। इस वीडियो में ये देखिए, ये वो वीडियो है जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ। ये पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों के गठजोड़ की गवाही देता वीडियो है। ये खैबर पख्तूनख्वा इलाके का वीडियो है। इसमें जैश के आतंकवादी नजर आ रहे हैं पाकिस्तानी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाए हुए। 7 मई का ये वीडियो बताया जा रहा है और 7 मई वो तारीख थी जब पाकिस्तान में आतंकवादियों को उनके राष्ट्रीय ध्वज में लपेट कर सलामी दे देकर दफनाया जा रहा था। देवनाथ सर, पाकिस्तान की फौज जो है वो शायद एक आतंकवादी संगठन ही बन गई है। पहले हम सोचते थे कि किसी भी प्रोफेशनल आर्मी में फौज अलग से होती है और जो एक्स्ट्रा स्टेट एक्टर्स होते हैं उनको थोड़ा दूर रखा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ये डिस्टिंक्शन अब मर्ज हो गई है। पाकिस्तान की फ़ौज के जो स्पेशल फोर्स के जो कमांडोज हैं वो इन आतंकवादियों के साथ बॉर्डर एरियाज़ में काम कर रहे हैं। बॉर्डर एक्शन टीम लॉन्च पैड में इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, इनको हथियार सप्लाई कर रहे हैं। इस तरह से मैं आपको बता दूं कि अब तो ऐसा माहौल वहाँ बन गया है कि आतंकवादियों को उनके GHQ में बुलाया जाता है, उनकी आवभगत की जाती है, उनका जरा मोरल हाई किया जाता है और उनको बताया जाता है कि GHQ इन आतंकवादी से अगले 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के होराइजन में क्या
एक्सपेक्ट कर रहा है। अच्छा, बड़ी हैरानी की बात है कि इनको पहले से ही पता होता है कि अगले साल मेरी फंडिंग इतने करोड़ की होगी। इनके जो शीर्ष नेता हैं इनको ब्रीफ किया जाता है कि 5 साल के बाद तुम्हारी इतनी फंडिंग होगी। वो फंडिंग हवाला के रूट से आएगी तो कहाँ से आएगी, अगर आपको कैश पेमेंट किया जा रहा है, गोल्ड या ड्रग्स के थ्रू पेमेंट किया जा रहा है तो आपको कैसे करना है। सबसे बड़ी बात है जीएचक्यू उनको एश्योरेंस देता है कि ठीक है, कुछ फंडिंग आप तस्करी करके, दवाई ड्रग्स की तस्करी कर लो, हथियारों की स्मगलिंग कर लो, कुछ ह्यूमन ट्रेडिंग कर लो और अपना पैसा कमा लो। जीएचक्यू जो है उनको आश्वासन दे देता है कि इस तरह से तुम जो पैसा कमाओगे अगले 5-10 साल में, उसके ऊपर हम पुलिस को कंट्रोल में रखेंगे, पुलिस आपको तंग नहीं करेगी। एक और चीज़ जो हो रही है कि अब तो ये बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीका हो गया है पाकिस्तान में। हम देख सकते हैं कि एक आतंकवादी मारा जाता है, उसको इस तरह से उनके पाकिस्तान के झंडे में रखा जाता है, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सर, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ। वहाँ जवान जो हैं वो जो उनके शव लेकर जाए जा रहे हैं और पाकिस्तान के जवान उन्हें आतंकवादियों को सलामी दे रहे हैं सर। जी हाँ, और पूरा रोड जो है उसको रोका गया है, पूरे रोड में सिर्फ वही जा रहा है। इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट एविडेंस है। इनफैक्ट हम आईएमएफ की बात कर रहे थे, हम वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे थे, हम एडीबी में भी ये लोग भीख मांगने जाते हैं, एशिया डेवलपमेंट बैंक में। हमें 2 चीज़ तो पक्का करनी पड़ेगी। एक तो एफएटीएफ में इस वीडियो को ही दिखा के प्रूव कर सकते हैं। एफएटीएफ में 40 मेंबर्स हैं। आप जो बात कह रहे हैं ना, 7 मई की तारीख जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिस दिन इन आतंकवादियों को पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ पाकिस्तान दफना रहा था, जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल यही बात। मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो के अंदर मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा सर थे और सिन्हा सर कह रहे थे कि ये देखो, ये पाकिस्तान अपनी कब्र खुद खोद रहा है, हमें कुछ नहीं करना है। विंग कमांडर शर्मा सर, हमें सिर्फ और सिर्फ ये वीडियोस जो हैं ये जाकर आईएमएफ को दिखाने हैं कि देखो तुम पैसा किस बात का दे रहे हो, तुमसे पाकिस्तान किस बात के लिए पैसा मांग रहा है और ये कर क्या रहे हैं, देखो कैसे आतंकवाद को पाल रहे हैं। बिल्कुल सही। ये कहानी बहुत पहले से शुरू होती है और ये जिया से शुरू होती है, जिसने कहा था कि भाई आमने सामने का तो वॉर पॉसिबल नहीं है, चलो वी हैव द पॉलिसी ऑफ 1000 कट्स। इसी तरह काम होगा और 1000 कट्स के लिए हमारे जवान नहीं, हम इनकी भर्ती करेंगे और ऐसे लोग उनके साथ प्रॉक्सीज की भर्ती के बल पर हम ये भारत को नुकसान पहुंचाएंगे। इन सांपों को इन्होंने पाला। और आपको याद होगा इमरान खान ने जब ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया और मारा गया, इसने भरी पार्लियामेंट में कहा कि ओसामा जी आज शहीद हो गए, ये हमारे शहीद हैं। तो ये तो वहां से, और उसके बाद हाल ही में इनके विदेश मंत्री ने कहा, सही बात है कि हम तो पिछले 3 दशकों से यही तो कर रहे हैं, वी आर प्लेइंग दिस डर्टी गेम। ये खुद मानते हैं, दुनिया के सामने खुद मानते हैं। और जिस बात का जिक्र आप कह रहे हैं सर, वो कल विक्रम मिस्त्री साहब भी कह रहे थे जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि भाई दुनिया को देखना चाहिए ना, ओसामा बिन लादेन को शहीद कौन कह रहा था, दुनिया को देखना चाहिए, दुनिया को ये सच्चाई जो है वो समझनी चाहिए कि ओसामा बिन लादेन कहां मारा गया। हमें तो बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया अपने आप देख रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, मैं जल्दी से दर्शकों को बता दूं। पाकिस्तानी सांसद ने अपने प्रधानमंत्री को बुज़दिल कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। पाकिस्तानी सांसद ने अपने प्रधानमंत्री को बुज़दिल कहा है। शहबाज शरीफ मोदी का नाम भी लेने में डर रहा है। ये पाकिस्तान के सांसद कह रहे हैं, अपनी सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। ये पूरी खबर आपको बताएंगे हम किस तरीके से पाकिस्तान की सरकार की घेराबंदी खुद पाकिस्तानी सरकार में शामिल सांसद ही कर रहे हैं। जरा सुन लीजिए। इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा वो फौजी जो हमसे तवक्को रखता है कि हमारा लीडर, जो कौमी लीडर होता है, वो आईना होता है, वो फेस होता है, उसकी तवक्को है कि हमारी सियासी क़यादत वो दलेरी के साथ मुकाबला करेगी। जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले जवान को? तो ये सुना आपने, पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर पाकिस्तान के सांसद हैं, अपनी ही सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री को बुज़दिल कह रहे हैं और अपने देश की सेना पर लानत भेज रहे हैं।